और कुछ हम भी सीख लेंगे नई चीज़ें, क्योंकि कुछ किताबें हमने पढ़े, हो सकता है कि आपके पास कोई और किताबें हों तो उसमें कुछ और बातें हों, तो देख पाते हैं कि हम क्या उसको कवर अप कर लेते हैं, उसके बारे में आपको समझा दें, ताकि फिर कुछ और आगे चैप्टर पढ़ाएं तो अगर वो चैप्टर उस किताब में है तो आप वहाँ से उसकी मदद ले सकते हैं। नहीं, इसलिए कोई भी किताब, हमने क्या कहा कि कोई भी राइटर की किताब, कहीं की भी किताब, इससे जुड़े हुए चीज़ों को आप पढ़िए। इसका न्यूमेरिकल्स भी काम कराएंगे, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आगे चल के तो ये चीज़ें हो जाएगी। इसलिए किताबों का चीज़ है, लिखे हो, अच्छा किए हो, लिखना चाहिए। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो क्या हुआ कि जो टीचर थे उन्होंने डिस्कस किया कोई एक चैप्टर, फिर उसके बाद सेकंड क्लास में जब गए थे तो फिर उन्होंने कुछ डिस्कस किया, तो क्या होता था कि मेरी एक हैबिट थी कि हम लेट इवनिंग पढ़ते थे। लेट इवनिंग मतलब 10, साढ़े 10, 11 घूम टहल के आते थे, खाना वाना खाकर बैठते थे, कुछ मन होता था तो पढ़ लेते थे। कंपल्सन नहीं रहता था लेकिन पढ़ लेते थे, है ना। तो क्या होता था कि जैसे ही मतलब क्लासेस हुए थे तो कुछ मन हुआ कि सर कुछ पढ़ाए हैं तो उसको देखें क्या है, तो देखे तो लगा कि अच्छा ये चीज़ है तो लाओ लिखते हैं। अब फिर लिखने लगे तो मैं लिखाते चला गया। फिर उसके बाद सर को दिखाएं, प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्ट थे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के। तो कॉलेज में ना हेड ऑफ डिपार्ट होता है कि यूनिवर्सिटी में होता है? कहाँ होता है हेड ऑफ डिपार्ट? आए? हाँ, हेड ऑफ कॉलेज में होता है। तो फिर धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस हुई तो लगा कि यस, क्या घड़ी देखता है, घड़ी क्या देख रहा है, पैसा तो गिरता नहीं है। लिखी है, बोल क्या लिखी है? अरे ऐसी की तैसी स्टैटिस्टिक्स की किसमें लिखना था? क्यों नहीं लिखी? इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं लिखी? लिखा जाएगा कि नहीं? कोई है? आ गई? खोल दे पूरा। पता नहीं कहाँ कहाँ से दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। कहाँ घर है? खाना वाना खा ली है? आज 4 तारीख हो गया। लिखी है रे इकोनॉमिक्स में, गुड। देख सहेली नहीं लिखी है, कानूमेट। पहले ऐसे हुआ करता था स्कूल में हुआ करता था। तो स्कूल में जो है, तो स्कूल में जो है हुआ करता था क्या कि जो बच्चा लोग नहीं बना के लाता था तो बगल वाला लड़का को जो बना के लाता था कहता कान में मिट के 2 चाटर लगाओ, बेचारा बड़ी कसक मारता था कान में। ऐसा स्कूल में देखी है? हाँ, मेरे टीचर जो बैठे हुए हैं, जैसे आप बनाए, आप नहीं बनाए, मारो। हाँ, तो उसका ही बारी आता था तो छोड़ता न था। कभी कभी होता था, कोई कोई टीचर ऐसा होते थे, ऐसा मन भी लगता है। क्या बोली? अरे कौन है? महासभा? अरे वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं लिख सकते लोग के चक्कर में। चलो निकालो, आगे कुछ करते हैं, है ना। आप लोग कोई कौन सा किताब अपने पास है श्रेया?
कौन सी किताब पढ़ती हो, राइटर या कौन सी है? फाउंडेशन CS में होगा ना, उसमें लेकिन बहुत छोटे छोटे मैटर्स दिया है, ज़्यादा एलाबोरेट नहीं किया है। हाँ हाँ, तो एलाबोरेट नहीं किया है। हाँ पढ़ी थी। उसमें कोई बातें होंगी तो उसको लाइएगा या देखेंगे, या स्टेटमेंट स्नैप करके या वो करके। ही ना, देखो इसमें पिछले क्लास में हमने लिखना, महासभा लिखना, समझ रही है। नोट्स तो हम दे देंगे, लेकिन हम चाह रहे थे कि आप ही लोग को हाथ से लिखवाते जाएं और कोई किताब वगैरह हासिल कर लो। कौन सी दिखाओ? हाँ, कॉलेज के लाइब्रेरी से ले सकती है। अरे हाँ, तो फोन से क्या स्नैप ली है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कोई भी राइटर का ले ले जिसके पास जो है। तो यूटिलिटी थ्योरी में हम लोगों ने एक क्लास में कुछ कुछ समझा था, जिसमें कि 3 तरह की यूटिलिटी थी। और दिखाओ दिखाओ, मेरे को भेज दे, मेरे को भेज दे, हम देख लेंगे किसी भी वक्त। मेरा नंबर है, अरे मेरे को भेज दे, हम देख लेंगे कौन सा राइटर है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आ जाओ ना। ये MCQ केवल है रे, ये केवल MCQ है। 500 क्वेश्चंस वगैरह सब दिए हुए MCQs है। हम अगर देख इसमें स्टोरी भी होगा, क्योंकि MCQ पढ़ने से नॉलेज नहीं आएगा। स्टोरी पर स्टोरी माने जिसमें स्टेटमेंट है, ये वाला लेना है, ले ले, ये तुम्हारे परीक्षा के लिए है। तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स से किताब खोज, कोई भी राइटर माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं होगा तो कोई नेट से ही वो पेज को लिख ले, अगर उतना पढ़ने की रखती है तो। माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक, समझ रही है ना। क्योंकि देख, अगर नेट से खोजेगी यूटिलिटी थ्योरी तो उसमें बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारे लोग मैंने इस पर काम किए हुए होंगे, सबकी अपनी आइडियाज़ होंगे, अपने अपने ढंग से सो है इंटरप्रिटेट किए होंगे, कहेंगे तो वही बातें। लेकिन किताब जो होती है एक प्रमाणिक चीज़ होती है, समझ में रहे ना। तो कोई एक बेस बुक होनी चाहिए कि हाँ हमने इस राइटर को पढ़ा है, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, किताब में जो बातें कही गई है वो सही है। हम जो कर रहे हैं उसकी बात की प्रमाणिकता क्या होगी? किताब में जो कही गई बातें। यूट्यूब पर 10 गो टीचर बोल रहा है, उससे कोई बहस नहीं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वो भी बोल रहा है। ऑथेंटिक क्या है? ऑथेंटिक किताब है जो प्रिंटेड है, वो राइटर है। ओरिजिनल राइटर का तो नहीं मिलेगा मार्शल की किताब, किन्स की किताब, लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, जैसे कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ का प्रोफेसर हो, कोई कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हो, है ना, ये सब तो वर्ल्ड फेम वो हैं। कोई जो है कह सकते हैं कि स्टैनफोर्ड, बहुत सारी इंटरनेशनल चीज़ें हैं, नेशनल में भी हैं। जैसे कि हम बंगाल में पढ़े देवेश मुखर्जी की किताब, वो हमको अच्छी लगी। यहाँ जितने भी किताबें थी वो हमने देवेश मुखर्जी की किताबें हमको अच्छी लगी, उसके स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे रहे। और हम जब ग्रेजुएट कर रहे थे तो हम HL आहूजा को पढ़े थे।
है ना। तो क्या होता है, और एक ये थे झिंगन, कौन झिंगन थे, उनका माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े थे, इसका एच एल आहूजा का माइक्रो पढ़े थे। फिर एक था मेहता मदनानी का, वो किताबें थी आपका, मेहता मदनानी ही थे, वो किताबें थे आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैंने इकोनॉमिक्स को प्योर मैथमेटिक्स की तरह बनाइए, कभी मौका मिलेगा तो उस पर भी काम करा देंगे। तो इसलिए आप लोग बाकी सब जो है यूट्यूब है और भी मटेरियल से आप उसको देखते रहिए, लेकिन अगर आप एक बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, एक आप डिसेंट बनना चाहते हैं, आपके पास मैंने कुछ गिस्ट हो, यानी कि कुछ उसका एलिमेंट्स रहे लंबे समय तक, तो किताबों को स्टोर कीजिए। एक कोर्स कंप्लीट करने में कम से कम आप 2-2.5-3 हज़ार की किताब रखिए। अब उसलिए नहीं रखिए कि वो आपको परीक्षा के लिए है, वो किताब रखिए जो किताबों का माने एक कह सकते कलेक्शन है। जैसे आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर करते हैं तो उसमें अलग से मैंने अब आपको माइक्रो का कुछ पार्ट पढ़ा के निकाल देगा, फिर फोर्थ में लेकर चल आएगा। लेकिन अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखते हैं तो यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। उसमें कम से कम हज़ारों स्टेटमेंट्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे, तो निश्चित है कि एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ भी पढ़ने लगेंगे तो आपको किताब पढ़ने आ जाएगा। किताब पढ़ना एक पेशेंस का काम है, तो बड़ी बोरिंग है 2-4 लाइन पढ़ते पढ़ते। यही होता है, किताब पढ़ना भी एक पेशेंस का काम है, तो अभी सीखोगी करोगी। देख, तो हमने रिलेशनशिप भी क्लियर था ना कि लिखवा दें। रिलेशनशिप क्या था, वहाँ के बाद शेड्यूल बना ली थी। अरे तुमको तो कहवे नहीं कि तो तुम तो गाने मत कहाँ बंद किए रहा। एमयू शेड्यूल बनाई थी, कहाँ बनाए थे देखा, शेड्यूल देखा ने रे। अरे तीनों बनाती, तीनों बनाती, तुम बनाए हो? शेड्यूल नहीं बनाया, खाली डायग्राम बनाया बस। बिना शेड्यूल का डायग्राम कैसे बनेगा? बिना शेड्यूल का डायग्राम कैसे बनेगा? सर आप ऐसे वो दिन दिखाए थे ना सर, वो इसका मार्जिन यूटिलिटी का वैसे ही है। तो देख, यूटिलिटी शेड्यूल, तो यूटिलिटी शेड्यूल में यहाँ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है ना, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो, और यहाँ टोटल यूटिलिटी रह जाए। पहले टोटल बनाते हैं, समझा रहे हैं, टोटल से बाकी निकालते हैं। तो टोटल मान लो आपके पास 10 है, फिर 18 है, कोई वैल्यू ले लो, 24 है, 28 है, 30 है, 30 है, 28 है, कावड़ी कोई भी शेड्यूल लेना। हो गया था तो क्या करे, क्या बात है, सबका इंक्वायरी तुमको चाहिए? क्या बदतमीजी है, कौन है? अपने आप पे ध्यान रख, तो कोई दिन पिटा जाएगा। हमसे तो नहीं पिटाएगा, बॉडी में तो तुम्हारे जैसा वो नहीं है, उसी को सिखा पढ़ा देंगे और वही पकड़ के पीट देगा, समझ रहे हो ना? उसको खाली फुसलाए बहलाए रखेंगे। बदमाश कहाँ के। इंदिरा गांधी को जानते हो? जिंदा है कि मर गई? कब मरी? बहुत साल पहले, 31 अक्टूबर को। अच्छा, ऐसे तो बड़ी लंबा चौड़ा कहानी बताने लगते हो, वहीं पर काहे रुक गए? सर कौन सा साल में मरी थी वो नहीं पता। मर गई थी, मतलब कोई मार दिया था। हाँ, तो ये मर गए थे और मार दिया था, अंतर है कि नहीं?
क्या हम लिख रहे थे, क्या भूल गए? ये रे लड़की, क्या नाम है इसका? नौसभा। अब बता, हम इसमें से TU से क्या निकालें? वो जो बोलेगा वही बोलेगा, नहीं अपना बुद्धि लगा ना। वो कोई बोला MU तो तुम AU बोल, AU है ना। और एक टेबल कौन सा बनेगा? MU है ना। ए नौसभा रे, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? हाँ नफीस, बिना फीस वाली। आपका नाम क्या है? प्रेरणा। अरे गुड नेम, सामने बैठिए। उनका नाम है कोचा, प्रेरणा कोचा। कंप्यूटर सीखने की लड़की आती तो उसका नाम था प्रेरणा कोचा, महासभा में जहाँ कंप्यूटर सिखाते थे। जब प्रेरणा नाम बताए तो वही याद आ गया, प्रेरणा कोचर। किस कॉलेज में है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हाजरा में। अच्छा, कॉलेज जा रही हैं? काहे नहीं जा रही हैं? अच्छा, अभी नहीं, इसके पहले कॉलेज अटेंड कर रही हैं? ऑनलाइन कर रही हैं? अच्छा, अब ऑनलाइन की हैं, चलिए ठीक है। कुछ हम लिख पढ़ रहे हैं, अब वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए। न समझ में है तब भी समझ में बता रही है ना। कभी कभी बेमतलब कभी ढोल नगारा बजते रहता है कहीं कहीं, समझ रही हैं? तो नहीं समझ में आए तो क्या करना चाहिए? भागना नहीं चाहिए, कान नहीं बंद करना चाहिए, बल्कि मुस्कुराते हुए देखना चाहिए कि अच्छा है कि एक चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा है, बाकी चीज़ तो समझते ही रहते हैं, है ना। तो देखिए, जो कुछ गाना चल रहा है उसको फिर आपके अनुसार गाएंगे। हाँ नफीस, इससे बना AU, क्या होगा? 10, फिर 9। बड़ी सोच के बोली रे। हाँ गुड। 6, 5, 4। अच्छा मिस्टर उपेश यादव, MU बना। तुम्हारा मुंह कैसे खुला? बंद करो मुंह। हाँ अब बोलो। कैलकुलेशन करने लगा। इतना टाइम लेगा सोचने में, हिमालय पहाड़ जो है प्रशांत महासागर में डूब जाएगा। बोल कितना लिखे? 10। गुड। उसके बाद बोलो बोलो बोलो, तुम बोल मुन्ना। कैसे 8 होगा? हो गया, फार्मूला पर बना। 8 कैसे आया? तो ये जो है हमारा क्या होगा? TU1। ये क्या होगा? TU2। ये क्या होगा? TU3। ये TU4, TU5, TU6 एंड TU7। यानी कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये हमारा है MU1, निकालना क्या है? MU2। तो कैसे निकालेंगे? MU2 यानी MUN इक्वल टू क्या होता है? TUN माइनस TUS।
n-1। तो अब हमें n की जगह पर कितना कौन सा निकालना था, 2 निकालना था। तो पहले फार्मूला लिख दे, tu2 माइनस tu2 माइनस 1 हो जाएगा ना नियम के मुताबिक। क्यों रे महासभा, माइनस ये क्या होगा tu1। अब देख tu2 का वैल्यू है कितना 18 और tu1 का वैल्यू है 10। ये प्रोसेस हुआ निकालने का। आई बात समझ में 8। अब कितना लिखें महासभा, अब घटा देने रे 6 4 2 0 -2 है ना -2। अब परीक्षा में आपको इस टेबल से कुछ सवाल दे देगा, समझ रहे हैं ना। ये आपका MU3 ये सवाल दे देगा, MU4 ये सवाल देगा, MU5 ये सवाल देगा, MU6 ये सवाल देगा, MU7 ये एरो है ना। तो अब जो है आपका परीक्षा में क्या करेगा कि हो सकता है ये गायब कर दे, हो सकता है ये गायब कर दे, हो सकता है आपका ये गायब कर दे। अब कहेगा फिल इन दी ब्लैंक्स, 2 नंबर के सवाल में पूछ देगा। बात समझ में आ रहे हैं ना। तो कैसे आप करेंगे तो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जैसे ए गायब कर देगा तो क्या होगा, जो इसके ऊपर का कुछ नहीं पहला है तो जितना टोटल होगा उतना ही मार्जिनल होगा। अगला में जो भी वैल्यूज होगा मार्जिनल कहेगा तो लास्ट वाला से उसके ठीक पहले वाला वो घटा देंगे। लेकिन अगर यहाँ 7 हैं तो बीच में से किसी को M4 कह देगा निकालने के लिए। ये रहेगा कुछ नहीं, ये सीधे x दिया रहेगा ऊपर, नीचे tu दिया रहेगा इस फॉर्मेट में, x ये दिया रहेगा और यहाँ tu दिया रहेगा और यहाँ पर सब वैल्यूज को दिए हुए रहेगा। अरे बात समझ में, मान लेते हैं कि 5-6 को दिया रहेगा और कहेगा कि 5th यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। तो 5th यूनिट की कहेगा, कुछ बात समझ में आ रही है भी कि नहीं, आर यू गेटिंग। तो अब 5th यूनिट का कहेगा तो देख 1 2 3 4 5 है ना। तो ये 5 है तो क्या लिखेंगे हम, MU इक्वल टू 5, 5वां यूनिट पूछता है। तो फार्मूला के मुताबिक क्या होता है, TU5 माइनस TU4, ये घट जाता है ना। अरे बस में है ना TUNN-1 ये फार्मूला है। तो अब क्या होगा 5वां नंबर पर ये जो वैल्यू होगा, मान लेते हैं कि ये 5वां नंबर पर कितना वैल्यू है, टोटल 30 और चौथा नंबर पर कितना है 28, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिएगा 5वां का रिजल्ट 2 होता है। अरे कुछ बात समझ में, और भी कुछ आगे समझाएंगे तो कुछ बात समझ में, कुछ और आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। कहाँ तक क्या समझी है नहीं समझी है ये चैप्टर्स। तब अभी तो इंटर कर गई तो थोड़ा सा इसीलिए कहा कि एंजॉय करो, टाइम टू टाइम इंटरेक्ट कर लेंगे। तो महासभा खाना वाना खा के आई है ना, जब तेरा बड़ी समस्या है। अब खाना खा के आई हैं, हाँ आज मौसम बहुत अच्छा है ना। ये बैगवा को लटकाए खाए रखी है, भाग जगह को लेकर ऊपर, भाग लड़की बैठी हुई तब भी इसके लटकाए हुए, कुछ छीन के भाग जाएगा क्या, कमाल है। तो एक सवाल यहाँ पर आपका जो यूटिलिटी थ्योरी में अब जो क्या नाम है मार्सेलियन थ्योरी है, यूटिलिटी थ्योरी है या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन थ्योरी है, तो
तो उससे ये चार्ट बन के आता है, शेड्यूल बन के आता है, इससे ग्राफ बन के आता है। ठीक है, अब तो ये शेड्यूल से एक सवाल बन जाएगा। अब फार्मूला जो है आपको मार्जिनल कहेगा तो ऐसे निकाल लेंगे, इसी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा। टोटल दे देगा तो मार्जिनल पूछेगा, मार्जिनल दे देगा तो टोटल पूछेगा। ए ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं करता है, माने इसमें टोटल और मार्जिनल पर ही ज़्यादा काम है पूरे इकोनॉमिक्स में। एवरेज कहीं कहीं आता है, जब ये क्या नाम है एक्सप्लॉयटेशन वगैरह का कंसेप्ट आएगा तब आ जाएगा। तो एक तो बात हो गई। अब जो है आप सीखोगे रिलेशनशिप, पहले समझा देते हैं फिर आगे कुछ और सिखा देंगे। रिलेशनशिप, हाँ ओ एन छूट गया ना, रिलेशनशिप है, फिर गलत लिख दिया, रिलेशन ना होता है, ठीक तो है, अच्छा वहाँ पर वो छूट गया। रिलेशनशिप बिटवीन MU and TU। देख हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, समझ रही है मिस प्रेरणा? ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बाकी वीडियोज या कुछ और भी होगा उसको देख लीजिएगा, उसमें कुछ गाना वाना गाए हैं, थोड़ा सुन लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। डाटा खर्चा होगा तो मेरे को बोल दीजिएगा, उतना डाटा का 2 दिन का कंपनसेशन हम कर देंगे। ठीक है ना। जब गाना वाना सुनिए, उसमें क्या समझ में आता है नहीं आता है, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उस पर और कुछ बातें नहीं क्लियर हुई होगी तो वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अपना सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ बातें हुई है फिर कभी चर्चा कर लेंगे किसी वक्त। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर है यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। और अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कि जो रिलेशन के पहले कुछ और समझा दें। तो यहाँ पर प्रेरणा मैं कह रहा था कि यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किस चीज़ के बारे में? यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन का। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या समझती है? सेटिस्फैक्शन को डिफाइन कर। कहेंगे assumptions of love डिमिनिशिंग का स्पेलिंग में गलत लिखते जा रहा हूँ, बोलती नहीं है महासभा। है ना, क्या है? assumption of love diminishing marginal एच हो जाएगा ना। हाँ गुड, बड़ा तेजी में बोला, क्या बोला तेजी में? चल कुछ अंग्रेजी भी सीख जाएंगे लिखना, बड़ी खुशी मिलती होगी नहीं श्रेया? मेरा काटते रहते हैं, वहाँ आर छूट गया तो नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, राइटिंग बढ़िया होगा, हैं अपने नाम से आप लिखते रहते हैं। 4 बार काट कुट करेंगे तब एक स्पेलिंग लिखेंगे, लेकिन आप सीखे रहेंगे तब ना हमको सिखाएंगे। तो सेटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है, आप इसको सेटिस्फैक्शन इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? इट इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेनन, है ना। एक साइकोलॉजिकल कह सकते हैं सैचुरेशन है, एक
कह सकते हैं एक कंसेप्ट है। जैसे कि आप यहाँ अभी क्लास इंटर की, क्लियर, आरपी ज्वाइन की, आज चूँकि पहला क्लास है, अगर यही क्लास में आप सेटिस्फाइड नहीं होइएगा तो आप जाके मैंने गार्जियन को कहिएगा ना क्लास हमको समझ में नहीं आया। समझ में आ रहे हैं? दैट मीन्स कि आपका जो परसेप्शन था, आप किसी कोई मूवी देखने गए, 100 रुपया खर्च की, टिकट ली, हम लोग तो 1 रुपया 90 पैसा में देखते थे, 5 रुपया 40 पैसा में देखते थे। आज मिनिमम कम से कम 150, 100, 140, 200 का तो टिकट होता है। देखिए मॉल में टिकट, फिल्म देखे कभी नहीं देखी है? हाँ, कब देखी है? अरे यार बहुत साल पहले तो छोटी होगी, अपना पॉकेट से खर्चा करके नहीं देखी है? जाते ना, पता नहीं चलेगा कि मॉल का रेट क्या है। अच्छा, तो अगली बार जब कल तो संडे है, एक बार मॉल का में जाना, टिकट कटा के अंदर घूम के चलाना, बताना कितना दाम है। तो मान लो कि तुम एक फ्रॉक खरीदने गई, मैंने एक अपना यूनिफॉर्म खरीदने गई या एक स्वेटर खरीदने गई, तुमने उसको 500 रुपये पेमेंट किया, अब पहन के देखी, फिट लगा और साथ ही साथ वो कई साल तक या कई समय तक चला, तो आप क्या हो गए, उसके प्रति एक न्यूट्रल हो गए कि चलो जितना खर्चा किया था उतना ये काम कर रहा है। तो वो जो एक साइकोलॉजिकल जो कह सकते हैं एक सेंटिमेंट डेवलप होता है, वो एक सेटिस्फैक्शन है, उसी को यूटिलिटी कहते हैं। उसी को हम लोगों ने सीखा कि यूटिलिटी 3 तरह का होता है। उसी में एक यूटिलिटी जो है मार्जिनल यूटिलिटी होती है। मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम कोई चीज़ की संख्या को बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे जो यूटिलिटी है लगातार घटती चली जाती है। जैसे एक सिंपल सी बात है, आपको भूख लगी, क्लियर, भूख लगी तो क्या किया, आपको रोटी का डिमांड करिएगा, रोटी से भूख मिटेगी। अब कहेगा ना बिरयानी खाएंगे, तो खाइए बिरयानी, लेकिन रोटी का एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मत कर दीजिएगा ना हम बिरयानी ही खाएंगे, रोटी से हमारे भूख नहीं होगा, हम खेवे नहीं करते रोटी, तो आप कैसे बहस कीजिएगा रोटी पे? बड़ी समस्या है ना। कहीं मांसो उनसो खाना हो ना तो 20 बंगला चले जाइएगा, मनमाना खाते रहिए लिमिटेड पैसा में। तो मैं बता रहा था, खड़े खड़े भी तो बता सकते थे, बैठ के बता दें कि भूख लग गई, थोड़ा सा श्रेया आगे बढ़ते, इसमें से कई और चीज़ें लेकर आएंगे। तो पहली रोटी जब आप भूख से हैं तो पहली रोटी के प्रति ज़्यादा व्यग्रता होगी, ज़्यादा व्यग्रता समझती हैं, ज़्यादा आप एक्साइटेड होंगी, ईगर होंगी कि पहले हमको दो, क्लियर। दूसरी रोटी अब उतनी जो है आप इंटेंसिटी के साथ डिमांड नहीं करेंगे। फिर तीसरी रोटी पहली 2 रोटी की तुलना में और इंटेंसिटी आपका घट जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कहिए कि बस। ये होता है ना कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आपका पेट भरता चला जाता है, अतः उस चीज़ के प्रति आपकी डिमांड क्या होती है, घटती चली जाती है। एक समय ऐसा होता है कि डिमांड 0 हो जाता है, जहाँ आप तृप्त हो जाते हैं। तो जहाँ आप तृप्त होते हैं वो सैचुरेशन है, सैचुरेट हो जाते हैं कि अब हम नहीं चाहिए, वो बहुत हो गया। बात समझ में आ रहे हैं। लेकिन हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को ही क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट को मार्जिनल यूनिट बोलते हैं, और उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो हम यहाँ जो लिख रहे थे इसमें, तो पहला रोटी से भूख थी तो हमको संतुष्टि मिला 10 के बराबर, हमें एक अंक दे दिया, समझ रही है कि पहला रोटी से हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 10 के बराबर। तो दूसरा रोटी से पहले की तुलना में तो कम ही होगा, कितने के बराबर आ गया, 8 के बराबर। अरे बात समझ में, चार्ट समझ में आ रहा है। अब तीसरे से क्या होगा कि पहले दोनों की तुलना में और कम होगी, तो हमने एक सीक्वेंस ले लिया कि लगातार ये घटती चली जाएगी, तो लगातार घटती चली जाएगी, इसलिए वहाँ ना टर्म पड़ गया डिमिनिश। डिमिनिश मतलब क्या होता है, घटना, क्लियर। और यहाँ हो गया ला मतलब नियम,
है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जाती है। इसका एक स्टेटमेंट हुआ, लॉ इज ए स्टेटमेंट, कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी के यूनिट को हम कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो क्या होगी, घटती चली जाएगी। और इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब बात समझ में आ गई। यूटिलिटी मीन्स गुड, ब्रेन है। नहीं, बहुत लोग खो जाते हैं। आपने स्टैंड जवाब दिया। तो देखिए एजम्पशंस, कुछ चीज़ों को होता है तो कुछ चीज़ें मान ली जाती है। जैसे एग्जम्पशंस को एक्जिम्स भी कहते हैं, जो अपने आप में सिद्ध है। जैसे हम लोग सीखते थे कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये थ्योरम है, लेकिन किसी पॉइंट पर बनने वाली जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। एंगल कहाँ बनता है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एंगल? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लाइन? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लाइन? हम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स से, लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत भी पड़ती है तो पूछ ही लेंगे। हाँ, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लाइन? व्हाट इज लाइन? Group of point which makes an angle of 180 degree. लाइन का डिफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट? दैट इज ए ज्योमेट्रिकल शेप। What is a line? It is also a geometrical shape. What is a triangle? It is also a geometrical shape. What is a square? It is a geometrical shape. हर जितने भी तरह के हम कोई भी शेप देखते हैं वो कौन सा शेप है? ज्योमेट्रिकल। तो a line is a geometrical shape that has only length, not breadth, not height, and goes to either sides to infinity. दोनों तरफ वो इन्फिनिटी की चाहता है। फिर होता है कि व्हाट इज लाइन सेगमेंट? दिस इज नॉट लाइन, दिस इज लाइन सेगमेंट। द पोर्शन ऑफ ए लाइन इज लाइन सेगमेंट दैट हैज टू फिनाइट पॉइंट, है ना। व्हाट इज रे? व्हाट इज रे? वन फिनाइट और वन इन्फिनाइट, टू इन्फिनाइट। एक पॉइंट से निकलकर जो इन्फिनाइट की ओर जाए, है ना। तो जहां पर टू रेज जो है जिस पॉइंट पर आकर मिलता है वहां पर एंगल का फॉर्मेशन होता है। एंगल फॉर्म्स व्हेन टू रेज मीट्स इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, वहां पर एंगल बनता है। अब ये नियम है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन are drawn on a plane, either it intersect or go parallel। या तो मीट करेगा तो केवल एक ही जगह पर मीट करेगा, और नहीं तो ऑलवेज क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा। ये सब तो पढ़े थे। तो अब यहाँ पर हम ये समझाने के लिए इसलिए आ गए कि कोई भी चीज़ को करते समय हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं। जैसे इनको भूख लग गई, बिरयानी नहीं खाना है, रोटी खा के पेट भूख को शांत करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होगी कि इनको भूख लग गई, रोटी भी सामने परोस दी गई, एक छोटा सा टुकड़ा निकाली, इनको कही के खा। जैसे आपको प्यास लग गई, गिलास में पानी नहीं दिया, चम्मच से पानी कहा कि पियो, तो पहला चम्मच के बाद दूसरा चम्मच का क्या हो, जल्दी पिलाओ होगा, क्योंकि आप तो प्यास से आकुल व्याकुल है। तो इससे मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये ला तभी काम करेगा जब क्या होनी चाहिए? पहली चीज क्या होनी चाहिए? एडिक्वेट, हाँ, एडिक्वेट क्वांटिटी होनी चाहिए। एडिक्वेट मतलब एक जो मान्य क्वांटिटी है। अब एक छोटा बच्चा है,
उसको प्यास लगी, पूरा बोतलें क्या नाम है गिलासे मुंह में डाल दो। एक सियाने लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको चम्मच चम्मच पानी पिलाओ। तो दोनों कंडीशन जो है मिसमैच्ड है। तो ये नियम कब लागू होगा? आपको भूख लगी, आप रोटी खाते चली जाएंगे, तो एक समय के बाद आपका खाना बंद हो जाएगा। इसी बात को लिखना ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है। बात समझ में आ रहे हैं कि हिंदी में कैसे बोलेंगे कि जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाई को कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी घटती चली जाती है। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। बस समझ रहे, ये हिंदी में बोल दिया, अंग्रेजी में तो लिखना है। वो लिखते हम सब बातें अंग्रेजी में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जिस भाषा में हैं उस भाषा में थोड़ा बोल देते हैं, तो फिर उसका जब कंपोजिशन करेंगे वो कंपोजिशन अपने ढंग से आप लोग करने लगेंगे। और नहीं तो क्या होगा, वो आप रटने लगेंगे हमारे लाइन को। तो रटने से क्या होगा, आप सीखेंगे नहीं। आप अपने शब्दों में लिखेंगे, टेंस नरेशन को देखते हुए, कॉमा फुल स्टॉप को देखते हुए, तो दोनों चीज़ पर कमांड हो जाएगा, लिखावट पर भी, समझ पर भी, है ना। देना तो MCQ ही है, लेकिन हम कहेंगे कि 2-2, 4-4 स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ लिखिए, कैपेबिलिटी बढ़ेगी। हमसे बेहतर टीचर के पास जाएंगे और भी कुछ लोग के पास जाएंगे, वो कुछ कहेंगे, तो उनकी विचार को आप कम से कम लिख सकें। तो आप तो अभी जैसे फाउंडेशन में ही है, तो बैचलर डिग्री का तो फाउंडेशन में ही आप लोग हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर आपका फाउंडेशन मिल जाएगा, तो वहाँ पर 2 पन्ना लिखना भी होगा, तो आपको ये नहीं होगा कि किसी किताब से छांट कर लिखना। किताब या जो हमको मैसेज वो पढ़ लिया, उसके बाद हमारे समझ में आए कि ये चीज़ को हम इस ढंग से स्टोरी बना सकते हैं, बस बैठ के स्टोरी लिख दीजिए। कहानी समझे रहिएगा तो स्टोरी लिख दीजिएगा ना। अभी कह देंगे कि जो है सिंपल सी बात कि एक छोटी सी स्टोरी लिखिए। जब सीता का हरण हो रहा था, तो कुछ सुनते सुनाते टीवी में उनसे, परिवार से या समाज में सुनते सुनाते तो लिख सकते हैं कि रावण आया था, भेष बदला था, लक्ष्मण जी जो है राम जी के साथ कहीं चले गए थे, मृगमरीचिका वाला बात छोड़ दीजिए, तो लक्ष्मण ने वो रेखा खींचे थे, है ना। लेकिन किसी तरीक़ा से रावण उसको प्रलोभित करके बाहर बोले उठा के ले गया। एक पैराग्राफ नहीं हुआ, बोलिए इसी बात को लिखना है तो लिख देंगे। तो अब पहला क्या होगा, आँख धो ले, अगर नींद आ रही है तो ना, आँख धो लो, नहीं वो सही आँखें है, वाओ, सुरमा लगा, सुरमा खुला रहेगा से, सुरमा लगाती है नहीं। देख, एडुकेट क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए। इसका मतलब समझ में बात आ गई ना, एडुकेट क्वांटिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस। होमोजीनियस यूनिट्स होनी चाहिए। जितने भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए। मतलब मान लो सेव खा रही हूँ, पहला सेव खट्टा निकल गया, दूसरा सेव खाओगे तो आह बड़ी मीठा है भाई, तो सेटिस्फैक्शन बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। अल्लाह क्या कहता है, अगला यूनिट से घटना है तभी अल्लाह काम करेगा। अगला यूनिट से बढ़ गया तो नियम तो ब्रेक हो गया, ये अवॉइड हो गया। तो जमशेद बात समझ में आ रही है ना कि अवॉइड कर दिया ना। ला कर है कि हर सक्सेसिव यूनिट मार्जिनल को घटाएगा, एडिशनल सेटिस्फैक्शन को घटाएगा। तो दूसरा अगर खा लिए, पहली रोटी खाएं वो थोड़ा जली जली थी, अधपकी थी, नॉट प्रॉपरली बेक्ड थी, तो दूसरा रोटी खाएं तो उसका टेस्टी हुआ, तो आपका सेटिस्फैक्शन क्या होगा, पहले की तुलना में बढ़ गया ना। इसलिए आपका क्या होना चाहिए कि हर यूनिट एक जैसा होनी चाहिए, है ना। होमोजेनियस यूनिट्स होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो इसमें। रैशनल बिहेवियर होना चाहिए, रैशनल बिहेवियर होना चाहिए,
रैशनल बिहेवियर का मतलब, रैशनल बिहेवियर का मतलब यहाँ ये समझो कि उसकी मेंटल स्थिति ठीक होनी चाहिए। रैशनल मतलब समझती है, रैशनल मतलब समझती है, बोल रैशनल का मतलब क्या होता है, बोलो बोलो। देख, क्या लिखा हुआ है, रेशियो। रेशियो तो पढ़े होगे, है ना, कि वेन टू वेरिएबल्स आर इन दिस फॉर्म दैट वन वेरिएबल इज डिवाइडेड बाय अनदर वेरिएबल, है ना, जैसे एक्स अपॉन वाई, तो 1:2 2/3 यानी 2:3 रेशियो। इसमें n जोड़ दिया, क्या हो गया, राशन। राशन मतलब क्या होगा, राशन का मतलब क्या समझती है? ओके, कहा जरूरत है आपको मैक्रोइकोनॉमिक्स में जो है राशन रेशियो, लेकिन जाननी चाहिए। देखो, एक केवल बदलने से मीनिंग कितना दूर चला गया। राशन, राशन का मतलब होता है कि आए, बोलो बोलो, ग्रोसरी नहीं, राशन एक टर्म है, यूज आएगा आप लोग को, मैंने आगे हायर स्टडी में राशन को अगर हिंदी में कहें तो उसको बोलते हैं कोटा। जैसे आप जो पीडीएस है, पीडीएस मतलब समझती हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको लिखा रहता है, पब्लिक को हिंदी में लिखता है जन, डिस्ट्रीब्यूशन को लिखता है वितरण, और सिस्टम को लिखता है प्रणाली। आप देखिए कहीं पर भी राशन दुकान में देखोगे ना तो ऊपर लिखा रहेगा जन वितरण प्रणाली। तो वहाँ जब आप जाते हो तो आपको 4 किलो देता है अनाज, मान लो कार्ड बना हुआ है, तो आपका कोटा है ना। राशन का मतलब सम रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी और अमाउंट, आपको इतना ही प्रोडक्शन करना है, तो आपका राशनिंग हो गई। राशनिंग मतलब किसी चीज की सीमा को निर्धारण करना, टू सेट द बाउंड्री। राशन मीन्स टू सेट द बाउंड्री, बस समझ आ रहे हैं, सेटिंग ऑफ ए बाउंड्री। एक निर्धारित आपको कर दिया गया कि आपको, जैसे आपका राशन है एक तरह से, या कह सकते हो उसको कि राशनिंग किया हुआ है कि एक लिमिट तक आपको, जैसे भी हुआ कि कोरोना हुआ, सबको 5-5 किलो अनाज मिलेगा, किसी को 7 किलो तो नहीं मिला, घर में जितना व्यक्ति है उतने को मिलेगा। ये देखने नहीं गया कि छोटा है कि बड़ा है कि मंझोला है कि अभी गोद में झुनझुना है, सबके हिसाब से दे दिया। अच्छा, और इसी में क्या जोड़ दिया, तो क्या हो गया, रैशनल का मतलब क्या हुआ, बोलिए। रैशनल का मतलब हुआ कि जब कोई भी कार्य, रैशनल कहता है कि मैन इज ए रैशनल एनिमल, मैन मतलब वोमेन भी ना, ये क्या है कि मैन इज ए रैशनल एनिमल, वी ऑल आर एनिमल, बट एडुकेशन makes a difference between man and animal, because man behaves accordingly but animal not। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि आग लगी है, क्लियर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ गड्ढा है तो हम कट के निकल जाएंगे, जानवर उस चीज़ को नहीं करेगा। जानवर हर चीज़ में अपना जो है नाक घुसा देता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपनी विवेक के अनुसार काम करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी विवेक के अनुसार काम करे, अपनी तर्क शक्ति के अनुसार काम करे, तो उसको रैशनल पर्सन कहते हैं। इंटेलिजेंट रैशनल नहीं होता, इंटेलिजेंसी अलग है, रैशनलिटी अलग है। रैशनल मतलब समझ बात आ रही है, अच्छे बुरे की पहचान करके जो कार्य किया जाए उसको रैशनल कहेंगे। मैंने किसी काम को करते समय हम जब विवेक का उपयोग करते, तो जो विवेक वर्ड है हिंदी में, उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रैशनल कहते हैं।
तो ठीक है, तो यहाँ क्या लिखता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जो बिहेवियर होगा वो क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। अगर व्यक्ति पागल है, इंसेन है, तो उस समय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसको वहाँ पर काम नहीं करेगा। कोई आदमी ड्रिंकिंग कर रहा हो तो उसका मेंटल बैलेंस नहीं है उस समय एट दैट टाइम, अतः वो इस चीज़ को कंसेप्ट में नहीं लेगा। एक गिलास पिएगा तो कहे दूसरा गिलास लेके आओ। दारू पीने वाला कहता है ना, बोलो दो और चढ़ जाए तो तीसरी बार क्या कहेगा, मन नहीं भरा भाई, एक और चले, चुप रहो। तो मतलब क्या हुआ कि हर दूसरे तीसरे से उसकी संतुष्टि लेवल क्या हो रही है, बढ़ रही है। उस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। तो उन तमाम चीज़ों को एक साथ समेटने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रैशनल बिहेवियर यूज करेंगे। बस में आ गई, हमको रैशनल बिहेवियर का मतलब समझाना था, क्योंकि कहीं पर भी अब रैशनल करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि रैशनल इस सेंस में यूज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद और क्या होगा एजम्पशन में, चलो और कोई आएगा तो बतला देंगे। अब देख इसके साथ और भी है, 4-5 हैं, समझ रहे हैं। एक होता है एक्सेप्शंस। ये क्या होता है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ऐसे लिख दें, समझ लोगे तुम लोग, इसको समझ लोगे। LDMU, LDMU का मतलब क्या हुआ प्रेरणा, हाँ, नल मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। क्लियर हो गई बात। अब हमने यहां पर क्या लेकर आया, एक्सेप्शंस। आप लोग भी ढूंढिएगा, एजम्पशंस आप लोग कहीं से भी ढूंढिएगा नेक्स्ट क्लास में। और ग्रुप है आप लोग का बना हुआ मेरे साथ, एक ग्रुप को बना लीजिएगा सर से पूछ के, और उसमें जो जो चीज़ कहें उतना ही चीज़ उसमें कीजिएगा शेयर। समझ रहे हैं ना। क्या कारण क्या होगा, बहुत सारी चीज़ तो हम पढ़ाते जाएंगे, और जो अवेलेबल चीज़ें हैं अब लिखवाते जाएंगे तो कई चीज़ें हो जाएगी। एक बात ये है, बाकी हम लोग उसमें ले लेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, हम कुछ और आगे बढ़ते जाएंगे। स्टेटमेंट आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी कुछ कहेंगे उसको आप लोग कॉपी पर जरूर उतारिएगा। हम जितनी बातें यहाँ करते हैं आप साथ साथ नहीं उतारते हैं, लेकिन घर पर जाकर सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम जब भी पढ़ने बैठे, आज जो क्लास में पढ़ाई हुई थी उसका जो PDF है एक दिन बाद ही लोड होता है, हम उसको लिखें, या तो क्लास में संग संग लिखवा दें। पहले तो यही हुआ करता था जब डिजिटल नहीं था, है ना। लेकिन अब डिजिटल हो गया तो हम लोग उसका उपयोग करें ताकि हम अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको पास करें। जितना अधिक हम लगातार आपके साथ इन्फॉर्मेशन पास करेंगे उतना हम बातों को एलाबोरेट करेंगे। अब बाकी जो टेक्स्ट है वहाँ पर आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, जिसको हम फिल्टर कर दें कि आप इतना इसको लिखिएगा। बाकी जो मैं लिख रहा हूँ आप ऐसे ऐसे करके टोटल लिख लीजिएगा एक बार, है ना। जितना भी आपको PDF है वो हर PDF को आपको क्या करना चाहिए, कॉपी बना लेनी चाहिए, क्योंकि कॉपी में सीक्वेंस मिल जाएगा और कॉपी अपने टेबल पर रहेगा। कभी रात में या किसी समय पढ़ने की इच्छा हो गई तो खोल कर देख लिया कि कहाँ है, तो एक सीक्वेंस में सब बातें आए। क्योंकि हम जो भी कुछ क्लास लेते हैं तो सीक्वेंस में लेते हैं, रैंडम तो नहीं लेते हैं कि कभी ये पढ़ा रहे हैं कभी वो पढ़ा रहे हैं। और कोई एक चीज़ में हम समय लेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में अगर आपका समय ले लिया तो आगे चलकर मेरा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमें केवल टर्म्स को एक बार समझा दें कि देखिए इसमें ये टर्म्स आते रहेंगे, ये इसका मीनिंग है। अब जैसे रैशनल हम यूज करते रहेंगे तो आपको ये क्लियर नहीं होता रहेगा कि रैशनल चलो कोई एक टर्म है हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ रुक कर अगर सोचा जाए कि हाउ वुड डिफाइन द रैशनल वर्ड, द वर्ड रैशनल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रैशनल, है ना, कि यहाँ पर उसका क्यों यूज किया जा रहा है। यद्यपि जो है एक्सेप्शन शब्द ये देखिएगा तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी इसमें,
तो आप इसको फिल करके नेक्स्ट क्लास में जो जितना कलेक्ट कर सकते हैं करके लाइएगा। जितना का मतलब 10-20 नहीं होगा, 2-4 होंगे। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन, हाँ अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या समझती है? हाँ, एक्सेप्शन यानी अपवाद। मिस्टर रुपेश, अपवाद ये सब यूज करते आए हैं शब्द, लेकिन रुककर जो है थोड़ा सा उस विषय पे विचार करने की चीज है। बोल, अपवाद का मतलब क्या समझती है? हम इसीलिए एचएस नहीं पढ़ाते हैं। अगर कोई हमसे पढ़ेगा एचएस में, पागल होके भाग जाएगा। हाँ, भाग जाएगा, क्योंकि वो उतना टाइम नहीं देगा। उसको लगेगा कि फालतू में आदमी बर्बाद कर रहा है मेरा टाइम। उसको तो खाली प्रश्न उत्तर चाहिए, है ना। और आप यहाँ या ग्रेजुएशन में प्रश्न उत्तर माने नहीं रखता, डिस्कशन माने रखता है। और हमें मालूम होता है कि कौन कौन वर्ड जो है आपको चाहिए, वो वर्ड को कर देंगे, बाकी कंपोजिशन तो कॉमन है। बात समझ आ रहे हैं? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। एक्सेप्शन का मतलब क्या समझी? अपवाद जिसको कहते हैं। ये तो उसका हिंदी तजुर्बा क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन है। देख, अपवाद का मतलब जिस पर कोई नियम लागू ना हो, वो उसका अपवाद है ना। वह फैक्टर जिस पर उससे जुड़े हुए जो लॉ है वो लागू ना होता हो, उसे एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे बायोलॉजी में कौन सा एक ऐसा मैटर है जो एक्सेप्शन है? क्योंकि हम वी ऑल आर मैटर, है ना। जितनी भी चीजें हैं हम लोग, अभी तो कहा था कि एनिमल, अरे हम लोग मैटर है कि एनिमल? पहले जजमेंट करके आप बताइए। एक समय अभी क्या कहा? वी ऑल आर रैशनल एनिमल। अब कह रहे हैं कि वी ऑल आर मैटर। मैटर दो होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग मैटर। पढ़े होंगे, लिविंग और नॉन लिविंग मैटर, यानी जीवित पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। सजीव और निर्जीव पढ़े ना, तो वहाँ पर तो मैटर न जब होता है, तो मैटर में क्या हो गया? सजीव। तो सजीव के लक्षण है जो चल सकता है, बोल सकता है, अनुभव कर सकता है, फील कर सकता है, ये सब उसके कुछ ट्रेट्स हैं, लक्षण है। अब यहाँ पर बात आती है कि कोई कौन सा ऐसा जीव या मैटर है जो न जीवित है न मृत, जो न जीवित है, जो न लिविंग है, न डेड है। कौन सा है? पढ़े होगे आप लोग। अमीबा का नाम सुनी होगे। अमीबा है, उसको दोनों के बीच में रखा गया। उसको ना सजीव कहते हैं ना मृत कहते हैं। है कुछ ऐसी पढ़े हो कि नहीं? कभी पढ़े हो गया ना। उसी ढंग से वो क्या हो गया? लाइफ का एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पर क्या है? इकोनॉमिक्स में किसका एक्सेप्शन? इस नियम पर कौन कौन चीज नहीं बैठेगा? तो कौन कौन सा चीज नहीं बैठेगा बताइए, जो एक्सेप्शंस कहलाएगा? पहला, इन द केस ऑफ मनी। मनी के केस में यह नियम लागू नहीं होता। आप 1 रुपया कमाएं तो अगला 1 रुपया कमाने के लिए और ज़्यादा बेचैन होंगे, कम बेचैन होंगे? बोलो, ज़्यादा होंगे ना। नियम क्या कहता है कि एडिशनल यूनिट से क्या मिलेगा? कमेगा। बनाने वाला ने कोई अपने से नया चीज नहीं लेकर आया, जो समाज में देखा उसके अनुसार वो लिख दिया। सेव हमेशा गिरता था, न्यूटन के सिर पर गिर गया तो न्यूटन बन गया वो आदमी। कह दिया कि क्यों नीचे गिरता, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। उसी ढंग से सब कंसेप्ट है। तो किस केस में नहीं बनता है? इन द केस ऑफ मनी। मतलब मनी के केस में ईच एडिशनल जो है, ईच एडिशनल यूनिट ऑफ मनी गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन देन बिफोर। That's why in this case, in this situation, this law is not applicable. Therefore, this is
एंड एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आ गए? अगर इसमें एक पैरा ये 2 लाइन लिखना होगा तो 2 लाइन लिख लेगी प्रेरणा। जो भी बात बोले समझ में बात आई? बोलो तो हम क्या बोलें? बैठे बैठे बोलो। हाँ हिंदी में बोलो ना। हाँ हिंदी में बोलो। हम बोलना क्या चाहें? हम ये बोलना चाहे कि ईच एडिशनल यूनिट ऑफ मनी जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है बल्कि उसको कम नहीं करता है। इसीलिए यह जो है इन द मनी के संबंध में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू नहीं होता है। इसीलिए यह इस नियम का अपवाद है। चूँकि हम तो सजा सजा के बोलें, आप बोलिएगा तो बैठ कर सोचिएगा तो आप लिखिएगा, सजा लीजिएगा, लेकिन आइडिया तो समझ में बात आ गई ना कि ये क्यों जो है इस नियम का अपवाद है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी? इन द केस ऑफ हैबिट, एडिक्शन, अगर आपको सिगरेट पीने की एडिक्शन है तो यहाँ पर कोई मतलब हर एडिशनल यूनिट ना आपको सेटिस्फैक्शन देगा और ना ही आपको ये होगी, है ना। इंटरेस्ट मतलब कि आपका कोई गाना सुनने का है, इन द केस ऑफ म्यूजिक, तो आप गाना एक ही गाना को कई बार सुनते हैं, एक बार आप बना वही, बस समझ में आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी लोग इसको क्या करते हैं, इस पर भी क्रिटिक्स करते हैं कि ठीक है कि आपका क्या होनी चाहिए, गाना वही सुनना है ना, 10 बार गाना उसी को सुना, वही वाला गाना, एक समय के बाद क्या करना, बंद करो, कितना बार सुनेगा, कहेगा ना एक बार, पहली बार सुना, अरे भाई गाना बड़ा अच्छा था, एक बार और सुनाओ तो सही है, और बाद फिर एक बार और सुना दिए, सेकंड टाइम तो थर्ड टाइम भी कहेगा एक बार और लगा दो, लेकिन कहोगे ठीक है तुम 3 बार अपने मर्जी से सुना, 2 बार हम सुनाते हैं, क्या कहेगा, बोर हो जाएगा, नहीं होगा, अंततः उसमें क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू होगा। लेकिन हम लोग एकेडमी में इस बात को लिखते हैं कि कोई सॉन्ग्स या उसकी हैबिट्स या एडिक्शन पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। बात समझ में आ रहे हैं? और कहाँ होगा श्रेया, बोल। इसमें कहीं कहीं लिखता है कलेक्शन ऑफ रेयर स्टाम्प्स, है ना, कलेक्शन आप कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं रेयर थिंग्स, इसका एग्जाम्पल देता है। रेयर थिंग्स मतलब समझ रहे हो, जो दुर्लभ चीज़ें हैं, इसका एग्जाम्पल देता है क्या कि मान लो कि संसार में 2 ही हीरा है, 2 डायमंड्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड एंड 1 डायमंड इज टू यू, एक डायमंड आपके पास है इन योर पोसेशन एंड अनदर डायमंड इज सम अदर्स पोसेशन ऑफ सम अदर, दूसरे के पास है, तो आप क्या चाहोगे, वो भी डायमंड मेरे पास आ जाए, क्लियर। तो उससे संतुष्टि बढ़ेगी कि घटेगी, तो उसमें यह नियम लागू होगा। लॉ में तो क्या होता है कि एडिशनल से क्या हटनी चाहिए कि सेटिस्फैक्शन पहले से घटनी चाहिए, और रोटी के एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, समझ रही है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ें आपके पास एक है और वही एक चीज़ दूसरे के पास है या वो चीज़ें कहीं नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे, उसको भी हासिल करना। तो एडिशनल यूनिट से सेटिस्फैक्शन बढ़ गया, घटा नहीं, इसलिए वो भी किसके अंदर फॉल करेगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर फॉल करेगा। बात समझ में आ रहे हैं? बाकी इसका कलेक्शन आप लोग करके नेक्स्ट क्लास में लाइएगा, अच्छा रहेगा। तो हम देखेंगे कितना आपकी तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं, किताब नहीं है, नेट है, कुछ है, खाली लिखना एक्सेप्शंस और एजम्पशंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, और केवल उसको स्नैपशॉट ले लेना, डिस्कशन हो जाएगी तो उसमें जो जो समझ में आएगा लिख लेना डिस्कशन के बाद। अब इसमें जो है हम एक चीज़ सीखते हैं, वो था रिलेशनशिप्स। तो हम तो रिलेशनशिप समझा चुके थे, कुछ आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप समझा दिए थे ना कि अगर आपके पास
आप जो है क्या करते हैं, ये वाला ग्राफ बनाया होगा प्रेरणा, एक ग्राफ को देख लेना पिछले क्लास में वीडियोस को, तो ये बात अभी जो समझा रहे हैं समझ में बात आ जाएगी। 3 गो नाम सीखी, यानी टोटल, एवरेज और मार्जिनल। उसको अगर हम ग्राफ में बनाते, वहाँ टेबल देखी, टेबल से वैल्यूज निकाले, जब क्लास में इंटर की थी तो बस में आ गए ना कि शेड्यूल है, शेड्यूल को अगर हम ग्राफ पे डालेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा। फिर इसका कोई टॉप आएगा, उस टॉप से है ना, उसका कोई टॉप आएगा, इस टॉप से हम एक लाइन को नीचे ड्रा करेंगे और यहाँ से इस लाइन को इससे पास यहाँ से इस लाइन को इससे पास करा देंगे और इसको लिख देंगे MU, और इन दोनों के बीच से एक पास करा देंगे कहीं भी, इसको लिख देंगे AU। बात समझ आ रहे हैं? तो अब जो है हम इसी दोनों पे चर्चा करते हैं। कौन कौन सा? TU और MU। TU का मतलब टोटल यूटिलिटी, और MU का मतलब, पकड़ ली, पढ़ने लगी कुछ। अब इससे जो है हम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। रिलेशन है ना बिटवीन, ये लोग हमारा इस रिलेशन को वहाँ पर खराब नहीं करता, तो इतना चूंकि राशन में नहीं जाते हैं, एक गलती से हमको राशन और रेशनल और कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। देख कौन कौन सा, दोनों के बीच में रिलेशन। जब भी परीक्षा में पूछेगा रिलेशन तो फोटो बना लेना। फोटो बनाना आसान है, कोई एक जगह से लेना, ऐसे करके से खींच देना। यहाँ पर अगर लिखना चाहोगी तो यहाँ x लिख देना, यहाँ u लिख देना, बाकी वो देख लेना। यहाँ पर है क्या, यूटिलिटी, इस जगह पर इससे यूटिलिटी मेजर किया, और इस जगह पर है यूनिट्स। अब क्या लिखें, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी या गुड एक्स कर दे, कैपिटल X, गुड एक्स कर दे। तो देख ये जो है हमारा मार्जिनल और टोटल है। अब देख ये हमारा मार्जिनल का कर्व है, ये हमारा टोटल का कर्व है, और दोनों के बीच में हमको क्या एस्टेब्लिश करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो देख यहाँ से ये लगातार गिर रहा है मार्जिनल, तो चूंकि मार्जिनल की डिमिनिशिंग वाली तो बात पढ़वे किए कि वो लगातार गिरते ही चला जाएगा, तो हम किसी भी ढंग से गिरा सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रेट गिरा रहे हैं इसलिए कि बनाने में कर्व आसान होगा। समझ रही है? हम अगर गिराना हो तो ऐसे ऐसे करके भी गिरा सकते हैं, समझ रही है? लेकिन स्ट्रेट गिराने से क्या होता है कि हमें कोई भी बात करने में आसानी होती है। क्यों मिस्टर रुपेश? गुड। तो देख यहाँ से लेकर यहाँ तक MU का 3 पार्ट है। एक देख यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट हुआ, एक ये पॉइंट अपने आप में एक पार्ट हुआ, और एक यहाँ से नीचे का पार्ट हुआ। इसलिए रिलेशन कितने बनेंगे? 3 रिलेशन बनेंगे। बस समझ में आ रही है? इसका देख, इसका देखेगी तो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हुआ, ये भी अपने आप में सेकंड पार्ट हुआ, और यहाँ से ये 3 पार्ट हुआ। तो अब कहते हैं कि यहाँ से यहाँ ये गिर रहा है, मार्जिन यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, बट रिमेन्स पॉजिटिव। ये पूरा पॉजिटिव है ना यहाँ से यहाँ तक। देन जो है मार्जिन यूटिलिटी क्या होगा? राइजिंग, टोटल यूटिलिटी राइजिंग। हो गया ना? रिलेशन लिख दिया क्या? व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज प्लस। इसी बात को स्टेटमेंट में लिखोगी तो क्या लिखोगी प्रेरणा? कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव।
जब मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है लेकिन अभी तक पॉजिटिव है, यहाँ तक, यहाँ के बाद क्या हुआ, निगेटिव। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक पार्ट है, ये अपने आप में सेकंड पार्ट हुआ, और उसके नीचे जो भी बनेगा वो थर्ड पार्ट हुआ। इसके अनुसार ये देखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक एक गया, फिर एक पोर्शन यहाँ आया, और फिर यहाँ से ये होने लगा। तो ये बात शेड्यूल में है, तालिका में, टेबल में, इसी बात को ग्राफ में है। तो क्या है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। ये ना हुआ, बात समझ में आ रहे हैं? टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो यहां पर भी देख, मार्जिनल यूटिलिटी फॉलिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, समझ रही है? तो मान लो कि यहाँ पर ये 10 है, ये है ना 10 है, ये 8 है, यही ना था, ये 6 है, ऐसे करते हुए था। तो मार्जिनल यूटिलिटी फैन पॉजिटिव, कॉमा टोटल यूटिलिटी राइजिंग। ये स्टेटमेंट का सिंबल है। इसको तो देख कर आगे स्टेटमेंट बना सकती है ना अपने से, कि नहीं बनेगा? स्टेटमेंट लिखा जाएगा ना इसके आधार पर। इतना लिखने का चेष्टा करेंगे ना, इसके लिए किसी किताब की मदद की जरूरत है? इसके लिए कोई किताब की मदद की जरूरत है? नहीं, पहले लिख लेंगे और तब फिर कोई किताब पढ़ेंगे इस जगह पर आकर, तब देखेंगे उसने कौन सा सेंटेंस बनाया, और संजोग से कोई सेंटेंस आपके साथ मैच कर गया, यस, आप भी सलमान खान है ना, आथर है, सेटिस्फैक्शन होता है, और आप बुस्टअप होते हैं कि अरे हम किताब का सेंटेंस लिख सकते हैं बिना देखे हुए। एक अपने आप में पोटेंशियल आता है फर्दर कुछ करने का, क्योंकि कभी हम आप लोग की उम्र से गुजरे होंगे, हम भी थोड़ा थोड़ा करके सीखे होंगे, अपने आप को बुस्टअप किए होंगे, तभी इन सब चीज़ों को रुक कर बताते हैं। नहीं तो कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता ये सब चीज़ें, वो लिखा देगा आपको रटना होगा। पढ़ाई उस काम का क्या जो रट जाए, पढ़ाई उस काम का जो समझ जाओ, जो आप तक जाए, जो आपके कलमों से लिखा जाए, उन्हीं बातों को जो आप चाहते हैं लिखना, और वो अपने विषय वस्तु से अलग नहीं जाए, तब ना क्लास का मतलब है। ताकि ये सब चीज़ें तो बहुत जगह पर होंगे, आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करता। यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोज होंगे, इस पर बड़े बड़े लेक्चर होंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे होंगे, लेकिन कहीं पर भी आपको अगर रुक गए तो वो आपको छोड़ के आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो वीडियो है। मैं तो ज़बरदस्ती रुका रहूँगा, हाँ, मैं तो ज़बरदस्ती अपने आप रुका रहूँगा कि पहले तो मैं क्लियर करो, तब आगे बढ़ेंगे। अब देख, हम लोग 1-2 क्लास मीट करेंगे, ये पहली बार लड़की है, तो इसको भी तो कम से कम सब्जेक्ट में शामिल करना चाहिए। और तुमको नहीं अनुमान होता कि 40% 50% सब्जेक्ट में शामिल हो गई, हो गई ना, बिना कुछ चीज़ किए हुए। एक दिन क्लास लेना श्रेया। अच्छा, अब देख दूसरा चीज़ क्या हुआ कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, है ना, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ये टर्म्स हमेशा पूछेगा कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज, देख यहाँ पर 0 है तो टोटल यूटिलिटी, इसी को उलट के पूछेगा कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज 2 नंबर। ये खानदानी क्वेश्चन है, खानदानी क्वेश्चन समझती है, पूछवे करेगा, चाहे स्कूल कॉलेज टेस्ट में पूछे, चाहे एग्जाम मेन टेस्ट में पूछे, मेन परीक्षा में पूछे, एकदम खानदानी क्वेश्चन है। 2 नंबर तो सर्टेन है। और तीसरा क्या है, बोल, व्हेन MU माइनस, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी माइनस नहीं, इज निगेटिव। यहाँ से निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया ना, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव इज निगेटिव, है ना,
total utility begins to fall. Total utility begins to fall, not falls. Total utility decline. ना, हाँ, begins to decline. केवल डिक्लाइंस नहीं, begins to माने गिरना शुरू कर देता है. मैक्सिमम के बाद वो गिरना शुरू कर दे, इसलिए टर्मोलॉजी में अपना फ्रेज में उसको यूज करो, begins to fall, begins to decline, है ना. बट रिमेन्स पॉजिटिव, पूछ देगा. begins to माने कि फिर मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी निगेटिव, टोटल, ये 4 गो टर्म्स दे देगा. तो उसका उसमें से एप्रोप्रिएट क्या होगा? डिक्लाइंस, क्योंकि निगेटिव तो हुआ नहीं, है ना, निगेटिव तो हुआ नहीं. तो अब यहां पर क्या लिखोगी? टोटल यूटिलिटी बिगिंस टू फॉल. अब इस बात को स्टेटमेंट लिख लेगी. अब रिलेशनशिप आएगा कि डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. तो हमारे ख्याल से एक पन्ना आप लोग लिख लीजिएगा. एक पन्ना ना लिखाएगा? कैसे नहीं लिखाएगा? देख कैसे कैसे बताते हैं नियम. 4 नंबर का सवाल है और आपको आ गया डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. तो आप सबसे आए कवर है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? यूटिलिटी को डिफाइन करेंगे, फिर मार्जिनल को डिफाइन, टोटल को डिफाइन करेंगे, फिर मार्जिनल. एक एक पैराग्राफ, एक एक पन्ने स्टेटमेंट में पहले लिख देंगे यूटिलिटी, उसको डिफाइन कर देंगे, फिर उसके नीचे फिर हेड बना देंगे टोटल यूटिलिटी, फिर उसको डिफाइन कर देंगे, है ना. फिर मार्जिनल यूटिलिटी सिंबल भी दे देंगे, फिर मार्जिनल यूटिलिटी उसको डिफाइन कर देंगे. क्लियर? फिर टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोर हेल्पफुल. डायग्राम बना दो या द फॉलोइंग शेड्यूल, है ना, टू गेट अ क्लियर आइडिया. द फॉलोइंग टेबल मेक्स इट मोर क्लियर. और उसका शेड्यूल बना दोगे, या तो शेड्यूल बना दोगे, तो शेड्यूल बनाओगे तो जैसे अभी हमने यहाँ समझाया है ना, इस करके समझाया है ना, 3 को शेड्यूल करके समझाया ना. इससे भी तो आप वही बात जोड़ सकती हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है कहाँ तक, 7वां यूनिट पर क्या हो जाता है, ये 6वां यूनिट पर क्या हो जाता है, 0. क्लियर? तो जब तक ये पॉजिटिव रहता है टोटल यूटिलिटी बढ़ते चला जाता है. जब ये 0 हो जाता है तो मैं तब यहाँ बहस होती है कि 30 क्यों हुआ. 30 भी तो है, लेकिन इसको ले कंसीडर करते हैं. फिर उसके बाद जब ये 7वां यूनिट होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी भी 30 से 28 हो जाती है. ये बात को लिख सकते हैं. और नहीं तो ग्राफिकली इट कैन बी डिस्कस वेरी क्लियरली. तो ये ढंग से बातें कर देंगे, 2 डायग्राम बना देंगे और इसका रिजल्ट निष्कर्ष को नीचे लिख देंगे. तो एक पैराग्राफ, एक वाक्य हुआ, यानी एक पेज हुआ कि नहीं? क्योंकि आपने ऊपर 3 को डिफाइन किया, फिर ग्राफ की बात लेकर आ गए, तो ग्राफ तो आधा कम से कम 1/4 में तो बना ही दीजिएगा बीच में, और उसके निकलेंगे. ऑब्वियसली द 3 रिलेशंस बिटवीन द बोथ इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. है कि नहीं? अपने आप में आंसर, इतना ही आंसर तो चाहिए, सब्जेक्ट से कहीं बाहर नहीं हुए. क्लियर होगी बातें? आइए एक चीज और सिखला दे तो हो जाएगी क्लास खत्म आज का. अब देख, यहां तक बात कुछ क्लियर हो गया. अब पिछला वाला भी देख लेगी तो कुछ और हो जाएगा. और जो बातें आज समझी है पहले इसको लिख लेना अपने से, उल्टा सीधा जो भी समझ में आए, और उसके बाद फिर काम करना. तुम लोग भी लिखो, सीख जाएगी. रे महासभा मेरा क्या है, आना जाना. ये लोग तो कभी बिरयानी भी नहीं बना के लाती, खाली खाती है. एगो लड़की बोली है कि बिरयानी खिलावेंगे. वो ठीक बनाने आता है इसको, क्या नाम है लड़की का, प्रेरणा कोचर, बनाने आता है. अच्छा ठीक है, कभी पार्टी सार्टी रखना. कहाँ घर है? सहेली में. तो
अगल बगल की हो तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलेगा। अब देख एक चीज़ सीखते हैं, क्या सीखते हैं, ये कहला सीखेंगे, ये महासभा हंसी गिरे। ये कंप्लीट करा दी चैप्टर, अगले क्लास में कुछ और करा देंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एक तो वहाँ डिस्कशन कंप्लीट हो गया है ना। अब जो है उसी से जो मार्सिलियन अप्रोच है उसके माध्यम से जो है कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कराता है मार्सिलियन अप्रोच, यानी कार्डिनल मेथड से। क्लियर? हमने सबसे पहला दिन के क्लास में लिखा था इक्विलिब्रियम पढ़ना है आपको। अलग अलग हम जब जाएंगे तो केवल उसी को पढ़ाएंगे, वो पता नहीं चलेगा कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्लास में बताए थे कि वो क्यों पढ़ा रहे हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों लेकर आए, तो किस चीज़ के लिए लेकर आए थे, हमको इक्विलिब्रियम पढ़ाना था, यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, उसके अंदर सब बातें आती है। अच्छा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले एक बात और समझा दें इसको, ये वाली मैटर रह गया। देखो श्रेया, यूटिलिटी इज नॉट बेनिफिट प्रॉफिटेबिलिटी क्या लिखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ना, आई होगा ना, कहाँ पर टी आई ना होगा, बी आई, हाँ। तो कहता है यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी, यानी बेनिफिट्स। यूटिलिटी और बेनिफिट दोनों अलग अलग चीज है। यूटिलिटी क्या शो करता है, सेटिस्फैक्शन को। लोग स्मोक करते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, उससे बेनिफिट उसको मिलती है, नहीं मिलती है ना। दैट्स व्हाई यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी। यूटिलिटी जो है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। हो भी सकता है दूध पीते हैं ताकत मिलती है, तो माने जिस सेटिस्फैक्शन जो है वो लाभदायक है, माने संतुष्टि अलग है, लाभदायकता अलग है। जिस चीज को हम कर रहे हैं उससे हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इस जरूरी नहीं कि उससे हमको बेनिफिट ही मिल रही होगी। कारखाने लगाए गए, उससे जो है लोगों को रोजगार मिला, वो उसकी यूटिलिटी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन उससे जो स्मोक निकला वो उसकी बेनिफिट नहीं है ना। दूसरी चीज कहता है, पहली बात कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी, बात समझ में आ गया ना। वेरी सिंपल एग्जांपल हो गया आपका स्मोक का। दूसरी चीज जो इसमें समझोगे, इसमें कि यूटिलिटी हैज नो मोरल कलर, ये भी टर्म्स कभी कभी यूज करता है। इसका कोई कलर नहीं है। मोरल कलर का मतलब कोई नैतिकता की बात नहीं है। यूटिलिटी में कोई नैतिकता हो ऐसी बात नहीं है। जैसे नाइफ, उसकी किसी की हत्या करने के लिए भी है, सब्जी काटने के लिए भी है। उसका मोरल ये नहीं है कि ना 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 हम सब्जी काटते हैं, हम किसी का गला ना काटेंगे। कहेगा चाकू, ये कहेगा ना, लेकिन चाकू की अपनी यूटिलिटी है, अतः वो कुछ भी कर सकता है। यूटिलिटी का मतलब वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, इसकी कोई अपना माने
पर्सनल जो है, या कह सकते हैं कि इसकी कोई अपनी आर्गूमेंट नहीं है। क्लियर हो गई बातें? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यूटिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज है। तुमको समझ में आया? मिस्टर राहुल नाम है? नहीं सर, हाँ? राहुल नहीं है। वास्तव में ही वो यहाँ से कुछ लगता है दाएं बाएं है, बदमाश कहाँ का। सर हम हाँ, पहले दिन बोला ना श्रेया, जब हम आए थे पहला दिन, वो तो पहले एक आध बार देखा होगा हमको यहाँ, तुम तो उस दिन पहले दिन देखी, उसी दिन उसको क्या बोला था कि जितना पूछा जाए जवाब उतना दे। तो देखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, क्या हो गया? यूटिलिटी क्या हो जाएगा? प्रेरणा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइजेशन। तो अब बात होती है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्यों? तो चूंकि ये चैप्टर जो है यूटिलिटी थ्योरी, ये कंजम्पशन चैप्टर में है। कौन चैप्टर में? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कौन करेगा? कंज्यूमर। डांस कौन करेगा? डांसर। गाना कौन गाएगा? सिंगर। हुआ ना? उसी ढंग से कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर। आज जो उसकी एक्टिविटी है कंज्यूम करने की, उसको क्या बोलेंगे? कंजम्पशन। कंज्यूम करने की एक्टिविटी तो कंजम्पशन है। कंज्यूमर हो गया कंज्यूम करने वाला। बात समझ में आ रहे हैं? तो उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना, यही इस सब्जेक्ट में आर्ट्स माने अल्फ्रेड मार्शल ने इसको डिस्कशन किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। वैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये मार्शल का दिया हुआ नहीं है, ये मार्शल थ्योरी नहीं है, ये लॉ ऑफ गॉसेन थ्योरी है। गॉसेन इकोनॉमिस्ट का दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा कहीं किताब में। वो तो बात करते करते में निकल गए, हम लोग तो मार्शल पढ़ रहे हैं, कार्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच में मार्शल ने कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था, लेकिन उस डिस्कस करने के लिए उसने किस थ्योरी को लेकर आया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी को लेकर आया। अब वो लॉ किसका दिया हुआ था? गॉसेन का दिया हुआ था। इसको गॉसेन का फर्स्ट लॉ कहते हैं, गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। वो तो बात बात में बचकर कैसे ध्यान में बात आ गई। ये किसी किताब में हमने पढ़ा था, क्योंकि हम आते हैं तो मैंने पढ़ाया, चूँकि दिमाग में रहती है कि चलो क्लास में चलते हैं। एक तो होता है कि आदमी देख कर आता है, उतना ही बोलना है, या आपके पास प्रिंटेड मटेरियल है, हम रीड आउट कर रहे हैं। एक होता है कि रैंडम इस सवाल इस टॉपिक्स पर हमको बोलना है, तो इस टॉपिक्स पर हम रैंडम बोलेंगे और सभी बात को खाली पिरोए रखेंगे, इससे जीरो ही बातें। नहीं तो क्या होगा? हम स्टीरियोटाइप हो जाएंगे। स्टीरियोटाइप में तो समझती है, एक फॉर्मेट में हम आएंगे, एक फॉर्मेट में हम बोलते हुए राउंड ऑफ क्लॉक होगा, हम गेट से बाहर हो जाएंगे, कुछ उतरवा देंगे, कुछ समझा देंगे। और फ्री हैंड में क्या होता है कि उससे जुड़ी हुई बातों को आपके साथ कम से कम डिस्कशन करें, और आप में ये एबिलिटी को इंजेक्ट करें थ्रू मैंने फ्रॉम दिस डेट, यहाँ से खड़े होकर, जिससे कि आप तक वो बातें जाए और कुछ लिखने के लिए मोटिवेट होइए। और कलम भी लिखिए तो कम से कम 2 लाइन लिख सकिए, और खुद पढ़ने के बाद महसूस कीजिए कि यस, रटा नहीं है, कुछ लिखा है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, आपको 6 सेमेस्टर से जाना है। तो अब बात समझ में आ गए। उसका 2 थ्योरी है, एक है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो सिंगल कमोडिटी मॉडल है, वो गॉसेन्स फर्स्ट लॉ है। आपको कभी कभी पूछेगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दे देगा गॉसेन थ्योरी, मार्शल थ्योरी, हिक्सियन थ्योरी, केन्स थ्योरी, तो क्या लिखेंगे? गॉसेन्स ढूंढिएगा, है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विकिपीडिया में जाइएगा,
वहाँ से खाली नाम उठा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना कर रहे हैं उतना पढ़िएगा, उतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ पढ़नी है। नहीं तो उसमें ढुकिएगा तो फिर घबरा जाइएगा। इसकी दूसरी जो थ्योरी है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वहाँ पर डिमिनिशिंग नहीं है। लॉ ऑफ इक्वी, EQUI, इसका टर्म हम आगे यूज करेंगे। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, ये जो है आपका गॉसेंस जो है सेकंड लॉ कहलाता है। तो एक बार चेक आउट कर लीजिएगा, शायद हम गलत होंगे तो फिर डिस्कस कर लेंगे कि चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। गलत होगा अगले क्लास में बोल देंगे कि गॉसेंस का नहीं था, किसका था। ओके, बोल दिया। कभी हो सकता है गलती हो जाए तो श्रेया कल के डेट में ही कहेगी कि गलत तो सर बोल देते हैं। तो मैं बता रहा था कि उसकी मदद से, है ना, उसकी मदद से मार्शल ने कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कहाँ किया था, कैसे किया था। तो वेरी सिंपल था, कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, माने जो कमोडिटी को आप कंज्यूम कर रही हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है और उसकी जो प्राइस गिवन है। बाजार में हर चीज़ की कीमत होती है, तो जो चीज़ आप कंज्यूम करिएगा, रोटी खाइएगा तो मुफ्त में खाइएगा, पकड़ के जेल करा देगा, नहीं तो कहेगा थाली बर्तन साफ करो तब जाने देंगे। काहे रोटी खाई, अरे बड़ी भूख लगी थी, तो उससे क्या, तो उससे कीमत पे करके ना खाइएगा कि नहीं खाइएगा। तो सेटिस्फैक्शन आपके पॉकेट के अनुसार ना मिलेगा, नहीं तो एरोप्लेन खरीद लीजिएगा आप। तो हमारे सेटिस्फैक्शन लीजिए, ऐसे उसी की बात नहीं है। हम अपना चॉपर खरीदेंगे, कोई कीमत तो देना नहीं, कीमत देंगे तब ना उसको आप मेंटेन करेंगे, तब ना अपने सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करेंगे। कीमत देंगे तब ना ओवर से जाएंगे, तब ना सेटिस्फैक्शन हाई होगा। बोलिए, नहीं तो 11 नंबर से जाइएगा, यानी पैदल 11 नंबर से जाइएगा, अरे कौन जाएगा, 10 रुपया भाड़ा लग जाएगा, चलो वहाँ गुपचुप खा लेंगे, चलो पैदले चलते हैं, तो उधर से कट के निकल जाएंगे। और क्या होता है ना, सेटिस्फैक्शन गुपचुप खाने में है, बस पे चढ़ने में नहीं। इसी को आप लोग पढ़ोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कंसेप्ट आएगा कहीं, नाम सुनिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये टर्म आएगा। तो मैं बता रहा था कि जो भी यूनिट आप कंज्यूम कर रही हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी और उसकी जो प्राइस है, उसका जो रेशियो है, आप जितना यूनिट जो है आप उसके ऊपर मनी खर्च कर रही हैं, एम मनी को हम किससे इंडिकेट करें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो मनी को अगर हम बाई से करते हैं, बाई फॉर मनी करते हैं, MU बाई भी दिखता है, MUM ऐसे करो, उससे रहने दें। ये MUX हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, M कर देते हैं यहाँ M फॉर क्या हो गया, यहाँ हो गया मनी। जो मनी आप खर्च कर रही है, जितना आप उसके लिए पे कर रही हो, तो उसकी कीमत हो गई। बात समझा रहे हैं। और यही कहता है कि अगर इतना इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को 1 मान ले, 1, तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, px हो जाएगा। बस समझ में आ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर सिंस MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ईच एडिशनल यूनिट की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, क्योंकि इसको कितना मान लिए, 1 मान लिए, तो यहाँ कितना बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे, तो px को इधर लेके जाएंगे तो px हो जाएगा ना। इसलिए क्या फॉर्मूला बन गया, अकॉर्डिंग टू मार्शल अ कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिवन। क्लियर, जैसे कि आप ईच यूनिट ऑफ मनी जो खर्च कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, प्राइस अलग है, कीमत अलग है। मार्जिनल यूटिलिटी की कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, इसी ढंग से क्या होगा, एडिशनल यूनिट ऑफ मनी,
100 रुपया था, आपके पास 110 रुपया हुआ, तो एडिशनल कितना हुआ? 10। तो मनी के संदर्भ में हुआ मार्जिनल। फिर उसके बाद आपका 130 हो गया, तो एडिशनल कितना जुड़ा? 20। बात समझ में आ रहे हैं ना? तो अब होता कि ईच एडिशनल यूनिट को हम 1 मान लेते हैं, जितने भी एडिशनल जुड़ रहा है वो 1 हो जाता है। तो 1 यहाँ पर रख दिया, तो 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा? MUX PX/1, ठीक है। और जब 1 से PX को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या हो गया? MUX/PX हुआ। मतलब कि जिस वस्तु की जितनी मार्जिनल यूटिलिटी है, हम उतना अगर पे करते हैं तो हमारी जो है, मैंने अकॉर्डिंग टू मार्शल, कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड दिस इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ रहे हैं? इसका एक छोटी सी एग्जांपल सेट देते हैं। देख, यहाँ पर देखो कि हमने यहाँ x यूनिट लिया, अभी है ना टाइम थोड़ा सा, श्रेया जब टाइम हो जाए तो बोल देना, कि हम वो रह जाते हैं। नींद आ रही है? जब मेरा भी बाल बड़ा बड़ा होगा ना तो सही रखेंगे। हाँ, जैसे माइकल जैक्सन ऐसे लटका के रखता था, है ना, वैसे ऐसे हम भी करते हुए आवेंगे क्लास में। पीछे जो छाता लेकर आएगी, कहेगी गुड आफ्टरनून सर, अगल बगल वाला देखेगा कि आदमी सर है, तो वो घुंघरू लगाए रखेंगे। क्यों ना महासभा, कल पढ़ो, बदमाश लड़की खाली हंसते रहती है। कुछ समझ में बात आ रही है? अच्छा, अब मान लो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है। और मार्जिनल यूटिलिटी मान लो 30 20 30 25 20 15 10 5 है ना। जीरो रख भी ना भी रखना कोई दिक्कत नहीं, अब जीरो की ज़रूरत भी नहीं है। जीरो वहाँ तक का ज़रूरत था रिलेशनशिप का। अब इक्विलिब्रियम में देखते हैं, तो देख मिट गया। तो देख कहता है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है ना श्रेया, और अब हम यहाँ px बना देते हैं। यहाँ पर क्या बना देते हैं? px यानी प्राइस। अच्छा, आपको भूख लगी है? बोलिए हाँ या ना। लड़के भूख कैसे लगेगी? पढ़ाई करेंगे भूख लगेगी? ऐसे करे जैसे लग रहा है कि ब्रेड मंगाने जा रहे हैं। देखो अब गर्दन हिला रहे क्या? है ना। अब अपनी फिर बोलना हाँ, अभी फिर पूछेंगे भूख लगी है तो गर्दन हिलाना, क्योंकि हाँ हो गया। गए दुकान में रोटी खाने के लिए, एगो रोटी मांगी तो दे दिया। अब जो है पहली रोटी ही उसके पास हो, व्यक्ति हो, तो उसके लिए ज़्यादा भुगतान करना चाहोगे कि कम? जितना ज़्यादा तत्परता होगा उतना ज़्यादा भुगतान करेगी। तत्परता समझती है, इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा भूख लगी है और कहीं पर कोई व्यवस्था ऐसी बनी है कि भाई जो मैंने बोली लगाएगा वो उसको मिले, तो क्या होगा? उस जितना तुम्हारा भूख होगी उतना वो पहला रोटी के लिए देने के लिए तैयार होगी, लेकिन दूसरी रोटी के लिए उससे थोड़ा कम देने के लिए तैयार होगी ना, क्योंकि उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तीसरी रोटी के लिए और कम देना चाहेगी, और जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो कुछ नहीं दे देगी, वो ले लो, ना 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 हमको नहीं खाना है ना, ले लो भाई एगो दूगो तो घर ले जाना, ना रखो अपने ऐसी की तैसी। लेकिन कुछ देर पहले जब हम भूखे थे तो कितने हम व्याकुल थे, कितने हम जो है पजल थे, मैंने डिस्टर्ब थे कि हमको कहीं से कुछ मिल जाए तो हम खा लें, शांति मिल जाए। तो दुकानदार जो है आपकी इंटेंसिटी के अनुसार तो कीमत नहीं ना रखा, वो एगो रेट रख दिया है, एक रेट उसने फिक्स कर दिया। तो अब क्या होता है कि मान लो उसने जो है प्रत्येक रोटी का 15 रुपया रखे हुए हैं,
ठीक है ना। तो पहला रोटी खाओ या तुम्हारी भूख से उसको मतलब नहीं है, उसने अपना एक रेट बना रखा है। तो पहला रोटी खाओ तब भी 15, दूसरा रोटी मांगो तब भी 15, यानी उसकी प्राइस कितना हो गई? 15 हो गई। तो मार्शल के अनुसार इक्वलिटी कहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा? जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो जाए, है ना। जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो जाए, यही ना किन्स कहा, यही ना मार्शल ने कहा कि जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो जाए। तो अब क्या करेगा कि देख, पहले से उसको संतुष्टि कितनी मिल रही है? 30 के बराबर। हर चीज़ को तुम मान के चल कि ये फिगर है, तुमको बेनिफिट मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है महासभा 30 के बराबर। एक कंसेप्शन है, परसेप्शन है, और उसके लिए पे कर रहे हैं कितना? 15। तो अगला यूनिट ऑफ मनी तुम खर्च करने के प्राइस मान के खरीदने, यूनिट खरीदने के लिए तैयार होगी। फिर दूसरा ली, तब भी उसकी संतुष्टि मिल रही है 25। तो आप करेंगे कि हम जितना पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अतः जब तब तक उस यूनिट्स को आप लेते चले जाएंगे जब तक कि जितना आप एडिशनल यूनिट्स को खर्च कर रहे हैं पैसे का, उतना उससे सेटिस्फैक्शन मिलता हो। तो आप यहाँ इसके नीचे आते हो तो देखते हैं कि आप उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना। जबकि आप पे ज़्यादा कर रहे हैं तो इसमें नहीं घुसिएगा आप। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल द इक्विलिब्रियम यूनिट इज 4। इक्विलिब्रियम यूनिट कितना हो गया, है ना, इक्वल हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? मार्शल ये कहता है कि जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसके लिए जितना आप पे करते हैं वह उस चीज़ की कीमत है ना। तो क्या होता है कि पहले से ज़्यादा संतुष्टि मिल रहा है, अतः आप 30 रुपया तक देने के लिए तैयार है, क्योंकि 30 के बराबर संतुष्टि मिल रही है। लेकिन जैसे ही सेकंड यूनिट लिए आपको, चूंकि जैसे लॉ कहता है कि जैसे ही सेकंड यूनिट आएगा तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? घट जाएगी, सेटिस्फैक्शन कुछ कम जाएगा। सेटिस्फैक्शन कम कर जाएगा तो आप पैसा भी कम देना चाहेंगे। बात फॉलो हो रहे हैं? तो इसी ढंग से बात होगी। इसके लिए 20-25 रुपये देना चाहेंगे, इसके लिए 20 रुपये देना चाहेंगे, इसके लिए 15 रुपये देना चाहेंगे, इसके लिए 10 रुपये देना चाहेंगे, और छठा यूनिट के लिए 5 रुपये देना चाहेंगे। लेकिन ये तो देना चाहेंगे, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? तो इक्विलिब्रियम वही होगा जहाँ की मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर है। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्शल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड एट दैट पॉइंट वेयर marginal utility of the commodity is just equal to the price of the commodity. Clear? By the following table it can also be shown graphically, also it can be presented as below. बात समझ में आ रहे हैं ना? वहां से आपको सीधे सीधे लेकर आ गए कि डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर मार्शल अप्रोच या कार्डिनल अप्रोच। एक क्वेश्चन बनेगा कि डिस्कस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एज पर ऑन द बेसिस ऑफ मार्शलियन थ्योरी या कार्डिनल अप्रोच, कोई भी बना देगा। तो आप सीधे क्या करेंगे? सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स a consumer gets his or her equilibrium at that point where his or her utility will be maximum, है ना। A consumer's equilibrium, that means the utility maximization. There are two approaches to discuss consumer's equilibrium in macroeconomics theory. Macroeconomics, one is given by Alfred Marshall, A. Marshall, and another is propounded by J.R. Hicks and R.G.D. Allen. जो टर्म्स याद रहेगा। Clear? Marshallian approach is a cardinal approach. That means utility, although it is a psychological phenomena, but may be used, may be applied by some figure
or quantitatively, and the measurement of utility in the terms of util. To discuss consumer's equilibrium, Marshall uses applied the law of diminishing marginal utility. The law says each additional consumption of a unit consumed will gives a diminished marginal utility. Clear? The following table can be prepared as per law. Graphically, it can be shown as under. It is very clear that marginal utility curve goes downward from left to right. समझ में आ रहे हैं? वेरी सिंपल टोन है, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, या इतना बोले 1.5 पन्ना में चला जाएगा, 1.5 पन्ना में चला जाएगा, क्योंकि दो एगो शेड्यूल बनाना है, एगो ग्राफ बनाना है, फिर उसके बारे में कुछ लिख देना है, चला जाएगा ना। अपने विषय से कहीं अंत अलग हो रहे हैं, ये तो स्टोरी है। अब इस बात को ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं? ग्राफिकली इट कैन आल्सो बी शोन दैट अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहे हैं? तो देखो ग्राफ में कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल। हाँ, एक्स यहाँ क्या लिखें? पहले के टीचर थे ना, डस्टर उठा के फेंक के मारते थे, हम मारेंगे तो सर का नुकसान हो जाएगा। सर कहेंगे कि क्या सर आप भी मैं नुकसान कर दिए पेन का, पेन में कोई इंक नहीं है, रंग बिरंगा लिखाता है। बोलो कौन सा रंग में लिख दे? अरे तुम बोलो भाई, करो कौन सा रंग में लिख दे? कुछ ही लिख दे। अच्छा, उस पेन से कौन सा रंग, माने कौन रंग लिखा जा सकता है? नहीं, कोई भी रंग लिखा जा सकता है। नहीं लिख सकती है? कैसे? अरे उससे कोई भी रंग, अरे नहीं, अरे उसी से लिखो काला, नहीं लिखा गया काला, उसी से लिखो लाल, तो वही तो कहा। ये कहीं कि ब्लू केवल लिखाएगा, लाल ना लिखाएगा, लिख तो लाल हो गया ना, लाल। तो यहाँ चूंकि यूटिलिटी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? यू दे देंगे। वाई क्यों दे? क्योंकि हमारे रिलेशनशिप यू और एक्स के बीच में हो रहा है, क्योंकि यूटिलिटी फंक्शन में यू जो है यही ना फंक्शन है, श्रेया यही ना लिखेंगे। यूटिलिटी थ्योरी यही चीज है, इसी का डिस्कशन यूटिलिटी थ्योरी है। नहीं, यूटिलिटी फंक्शन, डिस्कशन ऑफ यूटिलिटी फंक्शन इज यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी, इसके अंदर 2 लॉ है ना, इसके अंदर 2 इक्विलिब्रियम है। तो 2 लॉ जिसको अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं थ्योरी, वो दरअसल गॉसन थ्योरी है, और उसने उसको अप्लाई करके इक्विलिब्रियम को लेकर आया। ठीक है, ये देख लेना केवल कि गॉसन है कि नहीं, हम भी देख लेंगे, कंफर्म हो लेंगे। बोल बोल बोल। तो पहले वाला ग्राफ में भी तो यूटिलिटी पढ़े थे, तो वहां वाई क्यों लिखा है? कहाँ ना? जब पहले जो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और उसका जो ग्राफ बनाए थे, हाँ, वहां और यू लिखे थे हम, देखना। हाँ, यू लिखे थे, आप लोग बाई लिखे होगे। अब आप पीडीएफ में देखना। अभी तो आप मेरा कॉपी में लिखे हैं। क्या दिखाओ? देखिए, चेक करिए ग्राफ में। अच्छा, वहां बाई लिख दिया था। चलो ठीक है, यू होगा, यू लिखना चाहिए, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में है ना। डिपेंडेंट हमारा तो यू है, पहला क्लास में तो बताए थे कि इंडिपेंडेंट हमारा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, डिपेंडेंट हमारा यूटिलिटी है, तो वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन जब यू मिल ही रहा है तो यू क्यों ना लिखें? बात समझ में आ रहे हैं? अब देख, इस एक्सिस पर क्या लिखेंगे? यूनिट्स ऑफ, नहीं, केवल गुड्स नहीं लिखेंगे रे, क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ गुड। गुड्स मत लिखना, गुड लिखना। लोग गुड्स बोलते हैं, एक से अधिक रहेगा तब गुड्स, एक्स एंड वाई, लेकिन केवल एक रहेगा तो गुड, 1 बॉय नॉट 1 बॉयज। अच्छा, इधर क्या क्या रखोगी? वर्टिकल में नहीं, यूटिल्स कैसे? यूटिल्स तो यहाँ पे, ये यूटिल्स है, यहाँ पर क्या लिखोगी? मार्जिनल यूटिलिटी। इधर मार्जिनल यूटिलिटी ना मेजर कर रही है,
इधर मार्जिनल यूटिलिटी है। अरे बात समझ में, इस पर क्या रखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, क्योंकि बिना प्राइस का तो आप इक्विलिब्रियम नहीं ना करेगी, नहीं समझी। इस एक्सिस पर दो चीज रखेंगे, कौन कौन सा चीज, प्राइस, क्योंकि दोनों को एक कर्व पर लेकर आओगे तभी ना दोनों का लाइन कटेगा, और जहां पर दोनों लाइन कटेगा वहां पर इक्वल हो जाएगा, और जहां पर इक्वल हुआ वहीं तो इक्विलिब्रियम हो गया। डिस्कशन कंप्लीट नहीं। तो अब क्या करते हैं, मान लो देख शिल्पा रंग बदल देते हैं, देखिए यहाँ पे शिल्पा कहाँ नाम बता, प्रेरणा। अब जो है यहाँ पर मान लो ये हमारा कर्व है, कौन कर्व है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व अभी देखिए ना, लगातार वो नीचे की ओर जाता है, कट भी गया। अब तेरा अच्छा ठीक है, वीडियो में देख लेना अपना। ये बात हो गई मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, उसमें क्या हुआ, लगातार गिरते चला जाता है। तो मतलब अब जो है ये 30 है, एक पर तो 0 पर मतलब यहां हो जाता है, तो एक पर मतलब कि ये 30 होगा, तो ये 30 से ज्यादा होगा। क्लियर। अब जो है हम इसमें प्राइस कितना है, 15 15 15, हर एक्स के हर यूनिट पर 15 है, तो इसका कर्व कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, हॉरिजन बनेगा। नहीं समझ में बात आई। देख एक्स पर कितना है 15, 2 पर भी कितना है 15, तो अगर इसको बनाने आएगी ये कर्व पर, तो इधर तो हमारे पास प्राइस है ना, और यहाँ पर 5 मान लेते हैं, यहाँ 10 मान लेते हैं, यहाँ 15 मान लेते हैं। तो देख 0 यूनिट पर भी 15, 1 यूनिट पर भी जो है 15, ये पॉइंट, 2 यूनिट पर भी 15, क्योंकि प्राइस था ना सबका गिवन, 3 यूनिट पर भी 15। इस प्रकार सबको खींचेंगे तो कैसी प्राइस लाइन बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, सीधी लाइन। अरे बात समझ में। तो क्या करते हैं कि यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ये कौन सी लाइन हो गई, ये पी एक्स हो गई हमारी, पी हो गई ना, ये हमारा पी हो गई। 15 हम नहीं लिखकर हम प्राइस लिख देते हैं। इमाजिनल हो गई, इमाजिनल ऑफ एक्स हो जाएगा, सब एक्स के रिस्पेक्ट में है। क्लियर। अब जहां पर ये कट गया, ये जहां पर कट गया, ये हमारा ई हो गया, और यही ई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो गया। तो मार्शल के अनुसार यही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। इतनी कहानी जो 2-3-4 क्लासेस में चला, यही पहुंचना था। इस बीच में कई चीज़ों को हम लोग सीखते आए, कि यूटिलिटी का तीनों फॉर्म सीखें, फिर उसका लॉ एक सीखें। इक्यू आप लोग का सिलेबस में नहीं, इसलिए इक्यू में नहीं गए। अब फिर मार्शल ने, देखो मार्शल ने कुछ नहीं किया था, लॉ नहीं दिया था मार्शल ने, नाम मार्शल हो गया, गॉसन बेचारा गायब हो गया, बनाया किसी ने, नाम किसी का हो गया, मार्शलियन थ्योरी। खैर एक बार उसको वेरीफाई कर लेना, हम भी कर लेंगे, लेकिन हमको ध्यान वही आ रहे हैं। तो एक कंसेप्ट था, बाकी 2 पिछले प्रीवियस वीडियोज हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। तो हमारे ख्याल से यहाँ तक सब लेयर आ जाएगा, और उसका जितना पीडीएफ होगा केवल देखा देखी उतार लेना है, और कुछ नहीं। बाकी हम यहाँ लगातार तो साथ में रहेंगे तो बोलते जाएंगे। इन लोगों ने कुछ स्टेट पर भी काम किया है, तो फिर नेक्स्ट टाइम बैठते हैं तो उस पर आप वो डिस्कस कर देंगे। अभी इसी पर काम करिएगा, काम है क्योंकि इकोनॉमिक्स चलेगा, तो इकोनॉमिक्स को टोटल जो पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगा व्यूज, उसको केवल उतारना है, अब मौका निकल जाएगा तो वीडियोज देख लेंगे। क्लियर। अन्ना भी देखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज का डिस्कशन कंप्लीट, कुछ सेंस आया, कुछ समझ में बात आ गई, कहाँ से क्या हो रहा है, क्लियर हो गई बातें। क्लास मन लगा कि नींद आ रही थी, ये खाली बताइएगा कैसे रहता है ऐसे लटका हुआ। ओके, थैंक यू। समझ
समझ में बात आई श्रेया? क्लियर हो गया सर? कुछ बातें तो तुम्हारी समझी होगी, कुछ एक आध चीजें आया होगा। और आप लोग को 2-3 काम है, एक्सेप्शंस और आपका एजम्पशंस को लेना।